नमल। वो दागदार रात कारदास के ऑफिस पे भी इसी तरह पर फैलाए हुए थे। रईस को मिले घंटे के मुकम्मल होने में अभी चंद मिनट बाकी थे जब वो हाशिम के ऑफिस में दोबारा दाखिल हुआ। चौखट पे ज़रा देर को टटका। हाशिम तनहा नहीं बैठा था। गो कि वो जिस तरह अंगूठे के नाखून से ठोड़ी को रगड़ते सोचती नज़रों से खिला में देख रहा था, यूँ लगता था जैसे वो वाकई तनहा बैठा हो, मगर सामने जवाहरात विराजमान थी और चाय की प्याली से घूंट भरती उसकी फरागत की मुंतज़िर नजर आती थी। रईस आगे आया और जवाहरात की पुश्त पे आ खड़ा हुआ। हाशिम ने चौंक कर नज़रें उठाई। क्या पता चला? फारिस गाजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और उसने वाकई गाजी के नाम का कमरा अलॉट कर रखा है। गाजी ने बीवी को बुलाने का वादा किया था। इलाज वगैरह करवाना है। शायद उसकी बीवी का गुर्दे का मसला फिर से शुरू हो गया है। जवाहरात की उंगलियां बेइख्तियार इज़्तिरारी अंदाज में गर्दन में पड़े लॉकेट को मरोड़ने लगी। चेहरे पे बदिक्कत मुस्कुराहट बरकरार रखी। वो इसी कमरे में रह रहा है या नहीं? हाशिम मुतमईन नहीं था। इलाज वाली बात पे ध्यान नहीं दिया। रेकी करने किसी को कराची भेज रहा हूँ। 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। फारिस गाजी के घर वालों के फ़ोन हनूज टैप कर रहा हूँ। अभी तक सदी यूसुफ ने उनसे रब्ता नहीं किया, न उनकी बातों से ऐसा लगता है। हाशिम ने उकता कर उसे जाने का इशारा किया। जुमर ने इलाज करवाना है? क्यों, उसे क्या हुआ? जवाहरात ने सरसरी सा लहजा इख्तियार किया। ये नामुमकिन नहीं है। हाशिम अपने ध्यान में था। उसने मुझसे इलियास फातमी का जिक्र किया था कि फातमी ने उसे सब बताया है, मगर हो सकता है वो पहले से जानता हो और मुझे और फातमी को अलग करना चाहता हो। मैं उस दिन से फातमी की निगरानी करवा रहा हूँ। अगर उसे मालूम हो गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। हाशिम बार बार नफ़ी में सर झटकता था। फारिस वाकई जुमर का इलाज करवाना चाहता है। इसमें नामुमकिन क्या है? उन लोगों को कुछ नहीं पता। बेकार मत सोचा करो। बदमज़ा सी होकर उसने पहलू बदला। अब अपना मूड बेहतर करो। जो हुआ सो हुआ। हम एक फैमिली हैं और फैमिली से ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहते। आगे बाजू बढ़ाकर उसका हाथ दबाकर मुस्कुराई। हाशिम ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली। मैं नाराज़ नहीं हूँ, कोफ्त का शिकार हूँ आपके हर उस अमल पे जो आप हारून के लिए करती हैं। अगर आप चाहती हैं कि हमारी फैमिली के दरमियान दरारें ना पड़े तो हारून को संजीदा लेना छोड़ दें। जब से वो शहर में वापस आया है मैं ये सब देख रहा हूँ और बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। अब नहीं करूँगा। उसकी आंखों में गहरी काट थी। जवाहरात अंदर तक दहल गई, मगर बज़ाहिर सुकून से मुस्कुराती रही। बर्दाश्त तुम्हें उसे सारी ज़िंदगी करना होगा, और मैं जो उसके साथ इतने अच्छे से पेश आती रही वो अपने लिए नहीं था, तुम्हारे और आबी के लिए था। हाशिम के तासुरात बदले, आंखों की सख्ती कम हुई। तुम आबी की तरफ नहीं बढ़ते थे क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं टूटने देना चाहता था और उसका बाप तुम्हें उसको अपनाने नहीं देगा। मगर शादी अभी टूट गई और औरंगज़ेब भी इस सदमे के साथ दुनिया से रुखसत हुआ, और अब मेरी इतने एहसानों के बाद हारून भी कोई पसोपेश नहीं करेगा। अब तुम्हें आबी से बात करनी चाहिए, और सुनो, सिर्फ आबी से। हारून से मत कहना कुछ। अभी से उसको इतना सर चढ़ाओगे तो आगे मुश्किल होगी। बेनियाजी से कहकर ऊपर उठाकर खड़ी हो गई। हाशिम के तने असाब ढीले पड़ चुके थे। उसने आहिस्ता से सोच में गुम इस्बात में सर हिलाया था। कसरे का दार रात की तारीकी में भी जगमगा रहा था। उसके दरे बनी एनेक्सी के दरवाजे को अलीशा लॉक कर रही थी। जब हेलो, वो डर कर उछली। मुड़कर देखा तो संजीदा सा नौशरवान वहाँ खड़ा था। अलीशा की रंगत फीकी पड़ी। मैं यहाँ से खुश्क लबों पे जुबान फेरते उसने बात बनाने की कोशिश की तो शेरू ने हाथ उठाया। सुन चुका हूँ फियोना से, तुम इनेक्सी देखना चाहती थी इसलिए यहाँ आई। ये भी एक झूठ होगा, मगर चूँकि तुम्हारा ताल्लुक एक झूठे ख़ानदान से है तो ठीक है, तुम जो भी करो, बस उस कागज़ पे साइन कर दो। आंखों में नागवारी लिए उखड़े लहजे में कहते हुए एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इसके बाद मेरे शेयर्स मेरे पास वापस आ जाएंगे और तुम एक अतीर रकम लेकर वापस चली जाओगी। तुम सब एक ही जैसे हो, अलीशा ने बेबसी भरे गुस्से से कहते हुए फाइल खींची और धप धप करती आगे बढ़ गई। नौशरवान बरामदे के जीने पे आ बैठा और उदास नज़रों से सामने नज़र आते कसर को देखने लगा। सामने उसके अपने कमरे की बालकनी भी थी। यूं ही एक माना मंजर सा उभरा। बालकनी के दरवाजे से लगा नौशरवान का तार। 8 साल पहले ड्रग्स की ओवरडोज से मर रहा था।
और एक घुंघराले बालों वाला लड़का उसे बचाने आया था। शेरू ने सर झटका, पैरों पे नमी सी महसूस हुई तो देखा उसका लैब्राडोर उसके पैर से चाट रहा था। जैकी, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई कभी, सिर्फ खाना दिया है, फिर भी तुम एहसान मानते हो। तो मैं क्यों भूल गया, वो कुत्ते से मुखातिब हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? दुख और परेशानी की लहर ने उसे लपेट में ले लिया। मैं उस रात से कभी बेख्वाब नींद नहीं सो सका। मुझे हर माया शय का रंग सुर्ख लगता है। लुकमा मुंह तक ले कर जाऊं तो वो खून आलूद नजर आने लग जाता है। मैं क्या करूं जैकी? उसने सर उठाकर वहशत से ऊपर छाए आसमान को देखा। मेरा एक हिस्सा कटकर उस रात गिर गया था, वहीं उस ज़ेरे तामीर मकान की खून आलूद मिट्टी में, और उसका एक हिस्सा मेरे अंदर आ बसा था। वो हिस्सा हर पल मेरे साथ सांस लेता है, हर दिन के साथ बड़ा होता जाता है, जैसे मैं अपने पहलू में किसी वहशी जानवर के बच्चे को जवान होते देख रहा हूँ। फिर उसे नफ़ी में सर झटका और फ़ोन निकाला। जी नौशरवान, साइन कर दी अलीशा ने। जुमर ने दूसरे घंटे पे फ़ोन उठा लिया था। वैसे जुमर, हसद क्या होता है? वो एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए दूसरे से आंखें मलता पूछने लगा। जुमर ने गहरी सांस ली थी। हसद वो होता है जो सबको महसूस होता है, कभी न कभी, किसी न किसी से, मगर अहमद लोग इसका खुलकर इजहार कर देते हैं और इज़्ज़तदार लोग इसको छुपा लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हमें किसी से हसद हो, हम ऐसे भी तो किसी को नापसंद कर सकते हैं ना। वो मज़ीद बेचैन हो गया था। हासिद 3 दर्जों से गुजरता है नौशरवान। सबसे पहले उसका दिल तंग होता है हर अपने से बेहतर शख्स की तारीफ सुनने पर। फिर वो उसको अपने दिल में भी कमतर जानने लगता है और दूसरों के सामने भी उसका कद घटाने की कोशिश करता है, और आखिर में वो उस शख्स को नुकसान पहुंचाता है। जिस्मानी अज़ियत से कत्ल तक। दुनिया का पहला कत्ल हसद पे हुआ था, और आखिर तक ये जज्बात इंसान को मरवाता रहेगा। मगर आपको क्यों ख्याल आया? नौशरवान में मज़ीद सुनने की ताब न थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। उसके गिर्द बहते अंधेर भंवर बढ़ते जा रहे थे, गोया उसको निकलने के लिए बेताब हों। फरवरी की तीसरी सुबह धुंध आलूद थी। सारे मनासिर दिल के आईने की तरह धुंधलाए हुए थे। थोड़ी दूर तक बसारत जाती, उसके आगे बसीरत ख़त्म हो जाती। ऐसे में अपने बेडरूम में बेड पे कंबल गर्दन तक ताने, माथे पे बाजू के सोती हुई सुमर दिखाई देती थी। फारिस खिड़की के साथ खड़ा था, निगाहें बाहर जमी थी। दफातन वो कुछ देखकर चौंका, फिर बाहर निकल गया। सब्ज बिलों से ढके बंगले का लॉन फजर के अंधेरे और धुंध में नहाया हुआ लगता था। फारिस ने जैसे ही बाहर पोर्च की तरफ खुलता दरवाज़ा खोला, बाहर खड़ी हुनैन का हथौड़ा उसी तरफ आया। वो पर वक्त पीछे हुआ और हन्ना ने भी ओ करके हाथ पीछे कर लिया। वो उसी दरवाजे पे कुछ ठोक रही थी जिसको फारिस ने खोला था। क्या कर रही हो इतनी सुबह? आंखों में हैरत लिए वो बाहर निकला और सर से पैर तक हुनैन को देखा। वो हुड वाला स्वेटर पहने, हुड से सर पे गिराए हुए थी। एक हाथ में हथौड़ा था और दूसरे को कमर के पीछे छुपा लिया था। निगाहें भी मोड़ ली। तो आप मुझसे नाराज़ हैं हुनैन बीबी? वो सीने पे बाजू लपेटे चौखट से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। हुनैन ने पलकें उठाई और खफा आंखों से उसे देखा। आपके ख्याल में सॉरी कर लेने से वो सब ठीक हो जाएगा? मैंने रात को झूठ बोला था जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला। मैं ये सब छुपाने पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ हुनैन। मैं यूँ तुम लोगों की हिफाजत कर रहा था। जुमर ठीक कहती हैं, आप इंतहाई 2 नंबर इंसान हैं। वापसी मुड़कर खड़ी हो गई। मगर आई एम सॉरी अगर मैंने दिल दुखाया है तो। अब के नरमी से बोला तो हन्ना का दिल पिघल गया। बगैर मुड़े वो पुश्त किए खड़ी आहिस्ता से बोली, हम उस रात वारिस मामू के साथ थे। हम दोनों ने एक साथ उनको आखिरी दफ़ा देखा था। हम इस सब में साथ थे। आपको मुझे साथ रखना चाहिए था। मैं पहले ही डूबी हुई कश्ती हूँ हुनैन, अपने साथ दूसरों को नहीं डुबो सकता। ये कर क्या रही हो? उसने कमर के पीछे से हाथ निकाल लिए तो वो पूछने लगा। हना ने जवाब दिए बिना वो शय दरवाजे पे रखी और कील जमा कर ठोकने लगी। फारिस ने आगे होकर देखा। वो एक नेम प्लेट थी, लोहे की तख्ती। उस पे उर्दू में लिखा था मोरचाल। मोरचाल? क्या मतलब हुआ इसका? मोरचाल यानी चूंटियों का घर। ये पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है। इसी से मॉडर्न उर्दू का लफ्ज़ मोर्चा निकला है। चूंटियों का घर भी किसी मोर्चे से कम नहीं होता ना। अच्छा, मुस्कुराया। ये इस तरह नहीं ठोका जाएगा, ड्रिल इस्तेमाल करो।
मैं कोई मिस्त्री या तरखान नहीं हूँ जो ड्रिल इस्तेमाल करूँ। इस सुबह तक हुनैन यही समझती थी। सो कह के फारिस चुप हो गया। भाई घर आ जाएगा ना? कुछ देर बाद उसने पूछा। फारिस जवाब दिए बिना सोचती निगाहों से दूर धुंध आलूद आसमान को देखने लगा। हर गुजरते लम्हे वो दूर जा रहा था, इस मोरजाल से दूर, इस ज़मानो मका की हदूद से दूर। जरताशा का वलीमे का जोड़ा फिरोजी रंग का था, साथ में नाजुक सी डायमंड ज्वेलरी भी पहन रखी थी। बाल जोड़े में बंधे थे और दुपट्टा जोड़े के ऊपर टेका था। वो कुछ फिक्रमंद, कुछ पुरजोश, हर जाविये से खुद को आईने में देख रही थी और वो उसके पीछे सोफे पे बैठा उसको। वो दोनों ब्राइडल रूम में तन्हा थे। नुसरत आपा अभी अभी गई थी और जरताशा जो इतनी देर से जब्त करके सो पर बैठी थी, अब जल्दी से उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। तुम क्यों परेशान हो जरताशा? वो तामुल से बोला था। जरताशा ने मुड़ कर उसे देखा तो काजल भरी आंखों में मिले जुले जज्बात थे। मेरा मेकअप ओवर तो नहीं लग रहा? 3 महीने से अपॉइंटमेंट ले रखा था। कह कह कर थक गई, मगर कुछ गड़बड़ कर दी उसने। बेस ज़्यादा लग रही है शायद। मैं स्टेज पे जाकर बुरी तो नहीं लगूंगी? ओ, मैं बहुत नर्वस हूँ फारिस, मैं क्या करूँ? उसके अंदाज में कुछ बचो जैसा था, जो फारिस को अपनी ज़िंदगी की सारी नारसाइयाँ भुला देने के लिए काफ़ी था। वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। उसने ऐश ग्रे सूट पहन रखा था और बाल हमेशा की तरह बहुत छोटे नहीं थे, ज़रा बड़े थे। कद में वो उससे कतरे लंबा था। चलता हुआ आया और उसके कंधों को नरमी से थामा। तुम बहुत प्यारी लड़की हो। तुम स्टेज पे जाओगी तो कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा। अगर कोई तारीफ ना करे तो वो जलता होगा तुमसे। और उसे देखा सरताशा के तने असाब वाक़ियतन ढीले पड़े। चेहरे पे मुस्कुराहट तर आई। मैं अच्छी लग रही हूँ? वो फिर से मुस्कुराया। हाँ। तभी दरवाज़ा खुला। फारिस ने गर्दन मोड़ी और चौखट में खड़ी लड़की को देखकर उसने बेख्तियार गर्दन वापस फेर ली। चेहरे की नंगत बदली। सरताशा के कंधों से हाथ हटा दिए। सरताशा ने चौखट को देखा, फिर मुस्कुराकर सलाम किया। सॉरी, मैं समझी शादी इधर है। कहाँ गया? सुमर कहकर अपने मोबाइल पे नंबर डाल कर दी उलझ कर वापस मुड़ गई थी। सरताशा ने फारिस को देखा। ये आपके भांजों की फूफी है ना? नए नए रिश्ते याद करने में वो हलकान हो रही थी। वो अपना मोबाइल निकालता मुड़ गया और ख्वामख्वाह बटन दबाने लगा। चंद लम्हों में माहौल में कोई नतीजा सा खिंचाव दर आया था। दिल में कुछ जोर से टूटा था। वो उसकी एक झलक ही देख सका था। घुंघरैले बाल, नाक की लौ, लिबास का रंग शायद नीला था। उसने सर झटका और बाहर निकल गया। सरताशा शादी के पहले 3 डे फेज से बाहर नहीं निकली थी और ये वो 3 दिन थे जिनमें कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। वो हवाओं में थी, सो महसूस न कर सकी। स्टेज पे जब वो फोटोशूट के वक्त जरताशा के साथ खड़ा था तो अपने अंदर के खिंचाव पे काबू पा चुका था। वो मुस्कुरा भी रहा था और नीले कपड़ों की झलक को कनखियों से देखकर भी उसने कोशिश की कि वो मुस्कुराता रहे, मगर तब वो अच्छा अदाकार नहीं था। सो मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उसकी बीवी के साथ आ खड़ी हुई थी और मुस्कुराकर उससे कुछ कह रही थी। वो फोटोशूट खत्म होते हुए वहाँ से उतर आया। उसने देखा था कि हाशिम और शहरीन स्टेज पे चढ़ रहे थे, मगर वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। चंद मिनट बाद जब वो दोस्तों के साथ खड़ा था, वारिस वहाँ आ रुका। उसके दोस्तों के इधर उधर मसरूफ़ होने के बाद उसने संजीदगी से वारिस को मुखातिब किया। तुम अपनी फैमिली को हाशिम से दूर रखो। वो तुम्हारे उतरते ही सरताशा से तुम्हारा जिक्र नामुनासिब अल्फाज में कर रहा था। जुमर वहाँ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हें डिफेंड किया तो हाशिम मुस्कुराकर चुप हो गया। उसकी मुस्कुराहट से लगता है वो कल को तुम्हारी बीवी के सामने जुमर का नाम लेकर उसे बदगुमान करने की कोशिश करेगा। फारिस ने एकदम चौंक कर उसे देखा। वो कुछ नहीं जानता। हाशिम का सरदार है वो सब जानता है। फारिस की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अपने राज का अयां हो जाना बहुत गैर आरामदेह कर देने वाला ख्याल था। वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था, मगर इस वाक़े ने उसको मोहतात कर दिया था, बेहद मोहतात। मोरचाल की तख्ती दरवाजे पर नस्ब हो चुकी थी, जिसकी मुसलसल ठक ठक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। सन्नाटे ने उसे चौंका दिया। वो पोरज में रखे झूले पे बैठा और उससे फासले पे दरवाजे के साथ वो दोनों खड़ी थी। जुमर बाल कान के पीछे अड़सती ख्वाबीदा आंखों के साथ शाल कंधों के गिर्द लपेटे बाहर आ खड़ी हुई थी और हुनैन उससे कुछ कह रही थी। फारिस सर झटक कर उठा और उनके करीब चला आया। उसे देखकर दोनों चुप हो गई। वो भी खामोशी से साथ से गुजरने लगा तो जुमर बोली, हम अलीशा की बात कर रहे थे। फारिस संजीदगी से उन दोनों की तरफ घूमा। अच्छा, मैं समझा सिर्फ मैं बातें छुपाता हूँ, मैं राज रखता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। उन्हें इधर उधर देखने लगी और जुमर की रंगत ज़रा खजालत से फीकी पड़ी। वो मैं सुन चुका हूँ। आपको लगता है कि 3
गज दूर बैठे आदमी को आवाज़ नहीं आती, वो भी निस्वानी आवाज़ जो मर्दाना आवाज़ से ज़्यादा दूर तक जाती है। ये जो आप दोनों स्टूडियो में बैठकर सरगोशियाँ करती हैं और इधर बेसमेंट में रात को बैठकर बातें करती थी, मुझे सब सुनाई देती थी। वो वीडियो भी देख चुका हूँ जो आपके सुमर को मुखातिब करके बगैर पासवर्ड लगे लैपटॉप में पड़ी है, जो सादी ने हाशिम के ऑफिस में बनाई थी। ये भी जानता हूँ कि आपके हुनैन को घूर कर पास फ्रोज़न फिल्म पड़ी है जो हाशिम की फ्लैश से निकली है, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर रही होती हैं आजकल सुमर बीबी, वो भी देख चुका हूँ। अलीशा अपने किचन में क्यों इंटरेस्टेड है ये भी पता कर लूँगा। अगर मज़ीद कुछ कहना है आपने तो बताएं। हर वक्त के गिले शिकवों का रुख उल्टा हो गया था। वो दोनों कभी एक दूसरे को देखते, कभी फारिस को। फिर सुमर ने बजाय बेनियाजी से शाने झटके। हाँ ठीक है, हम काफ़ी अरसे से वाकिफ़ थे कि शादी पे हमला हाशिम ने करवाया और नौशेरवान, वो बेख्तियार बोला। सुमर रुक के फारिस पे जमी आंखों में इस्तजाब सा नुमाया हुआ। शादी को गोलियां नौशेरवान ने मारी थी। सुमर बिल्कुल पत्थर का बुत बन गई थी। सफ़ेद शल हुनैन की आंखें हैरत से फैल गई। वो लूज़र, उसकी ये हिम्मत! वो गुस्से में आ गई थी। उसने क्यों किया ये? हसद में सुमर शल से अंदाज में बोली थी। फिर एकदम वो मुड़ी और अंदर चली गई। हुनैन तेज तेज फारिस से कुछ कह रही थी, मगर वो गर्दन मोड़कर उसे जाते देख रहा था। आप दबीसी लकड़ी के दरवाजे पे सजा मोर्चा दिन की फैलती रोशनी में चमकने लगा था।